हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण एवं पर्यावरणीय प्रदूषण यानी इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसका हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमसे पूछे थे कि क्या हम आपको ध्वनि प्रदूषण और एक है सागरीय प्रदूषण पढ़ाएं कि न पढ़ाएं। तो आपका कोई कमेंट नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगता है कि आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर चलेंगे हमारा जो है नाभिकीय प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पोल्यूशन, और दूसरा हमारा होगा वो थर्मल पोल्यूशन होगा। ठीक, तो देखते हैं कि क्या है नाभिकीय प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पोल्यूशन। देखिए, न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या है जानते हैं। जो न्यूक्लियर जो शब्द से आप वाकिफ़ ही होंगे, जो परमाणु बम बनता है, न्यूक्लियर बम बनता है, ये तमाम सब चीज़ें हैं। ये भी एक प्रकार का, देखिए मनुष्य जो है दिन पर दिन बदतर हो जा रहा है। ठीक है, अभी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये कम ही था कि ये भी आ गया एक न्यूक्लियर प्रदूषण। ठीक, बस आधुनिक और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में ये लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, खुद बीमार हो रहे हैं, उनको खुद प्रभावित कर रहा है। ये सब चीज़ें मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर, पौधों पर भी प्रभावित हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। नाम सुने होंगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। कितना भयानक वो हादसा था या फिर वो घटना हुआ था, लोग आज तक नहीं भूले हैं। यहाँ के लोग जब पढ़ते हैं उसके बारे में तब सुनते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो जब वहाँ के जापान के लोग उसके बारे में सोचते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला है कि हमारा कि नाभिकीय विकिरण के स्रोत क्या क्या हैं। हमें देखते हैं कि स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या क्या है नाभिकीय न्यूक्लियर रेडिएशन के, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे शरीर पर, हेल्थ पर और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर जो प्रभावित करते हैं, इनका सोर्स क्या है। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मैन मेड। देखिए, प्राकृतिक स्रोत भी कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि बस ह्यूमन ही ये सब काम कर रहे हैं। पर्यावरण यानी नेचुरल तरीके से भी हो रहा है, लेकिन वो एक लिमिट मात्रा में होता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तब कुछ रेडिएशन निकलती रहती है। ठीक, तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मनुष्य को हेल्थ पर। यहाँ पर लिखा है कि अंतरिक्ष किरणें, कुछ जो कॉस्मिक रेज होती हैं, कुछ कॉस्मिक रेज होती हैं, वो जब हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में आती है, वो भी क्या करती है, वो भी एक स्रोत हैं, वो भी एक सोर्स हैं जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन फैलाती हैं। लेकिन वो कभी कभी विरले ही कभी ऐसी घटना होती है, जैसे क्या होता है कि कोई क्षुद्र यहाँ से टकरा निकल के जा रहा है, तो वो बहुत सालों में कभी कभी बार होता है। और क्या है, रेडियम। देखिए, इन कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ तत्व यानी एलिमेंट के नाम दिए गए हैं जहाँ से जो है न्यूक्लियर रेडिएशन निकलते हैं। रेडियम 224 है, यूरेनियम 235 है। यूरेनियम के बारे में जानते हैं कि मेनली इसी पर सब लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वैज्ञानिक लोग। और थोरियम 232 है, रेडॉन 222, यानी आदि चीज़ों से ये क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है यानी नेचुरल सोर्स है। ठीक, अगला हमारा आता है कि मानव निर्मित सोर्स यानी कि मैन मेड क्या क्या सोर्स है। देखिए, प्लूटोनियम और थोरियम का खनन, परमाणु न्यूक्लियर वेपन पर काम करने के लिए जहाँ से लोग वैज्ञानिक जो हैं बहुत अधिक मात्रा में खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। बस पता चले कि यहाँ पर प्लूटोनियम पाया जाता है, उसके बाद खुदाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब खुदाई करते हैं तो वो तो दबी रहती है। जब दबी है, जब खुदते हैं तो क्या उसमें से रेज निकलती हैं, वो जाकर एटमॉस्फेयर पर मिल जाती है वातावरण में, तो वही नुकसान करती है। क्या लिखा है कि प्लूटोनियम या थोरियम का खनन। और क्या है, न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण। देखिए, न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण से भी बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन जो होते हैं वो फैलते हैं। जो निर्माण होता है, तरह तरह किस्म के जो न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं। आज जो एक मुद्दा चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, इसमें सबसे एक बहुत ही संकट वाली बात या फिर चिंता वाली बात यह है कि इस समय रसिया क्योंकि बौखलाया हुआ है, जो रूस है वो बौखलाया हुआ है। तो ये एक चिंताजनक बात है कि क्या पता वो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग न कर दे।
हमारे अपने खुद के देश में लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान से, मतलब जो लोग वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, कि पाकिस्तान को तो हम एक न्यूक्लियर या फिर परमाणु बम मार देंगे, वो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान के पास हम लोग से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, ये लेटेस्ट है, ठीक है। इंडिया के पास 160 यानी 160 है, और पाकिस्तान के पास 165 है, यानी 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन छोड़ना आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान करेगा, उसकी जो रेडिएशन निकलेगी वो इंडिया को नुकसानदेह है। इसीलिए जो लोग होते हैं या फिर जो अन्य देश हैं, यूएन जो है वो क्या है, अब एक बॉन्ड बना दिया है कि अब कोई अन्य देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेगा। एक बॉन्ड बना हुआ है इन सब का, नहीं प्रयोग करेगा, ठीक है। चलिए वो तो अलग बात है। और क्या है, नाभिकीय विस्फोट, ठीक। अब हम देखते हैं कि नाभिकीय विकिरण यानी इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, यानी नाभिकीय विकिरण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। पहला है मानव शरीर पर क्या पड़ता है, और उसके बाद पेड़ पौधों पर क्या पड़ता है। देखिए, मानव शरीर पर रक्त निर्माण करने वाले ऊतकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से एनीमिया, देखिए एनीमिया रोग हो जाता है। आप एक मूवी देखे होंगे, एक मूवी है, ठीक है, जो हमारे परमाणु जो परीक्षण हुआ था उस पर बेस्ड है। उसमें क्या है कि जॉन अब्राहम का मूवी है। अच्छा, आप उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर ये परीक्षण हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि वह जगह राजस्थान में है। अब उस प्रॉपर जगह का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा, वरना हम बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि जब भारत, क्योंकि अमेरिका जो है सुपर पावर है, वो सोचता था कि सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स रहें ताकि हम पूरे देश पर, पूरे विश्व पर राज करें। लेकिन जो कुछ अन्य देश थे वो समझ के आया कि नहीं, थोड़ा सा न्यूक्लियर वेपन हम लोग के पास रहेगा तो एटलीस्ट दूसरे देश हमको आंख दिखा नहीं पाएंगे। यूएस जो था वो भारत पर हमेशा अपनी धौंस जमाते रहता था, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें भी अपने खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम साहब ने सोचा कि ये इस पर अब काम करना है, तो उन्होंने चोरी चुपके क्या न्यूक्लियर वेपन्स पर काम किया, न्यूक्लियर परीक्षण किया। तो ऐसी बात नहीं है, उसके जासूस लगे हुए थे। तो उस रेडिएशन जो निकलती है, उन रेडिएशन को दबाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्याज का उपयोग किया गया था। अब उसका साइंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि जो निकलते हैं रक्त क्या उसके जो रेडिएशन निकलते हैं वो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। अगल बगल उस क्षेत्र में एनीमिया रोग हो जाएगा और मोतियाबिंद रोग हो जाएगा, अंधेपन की समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो विकिरण जो निकलते रेडिएशन निकलते हैं, और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पर, तो उससे मृत्यु तक हो जाएगी। यानी अधिक मात्रा में रेडिएशन जब हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा तो वो मृत्यु का कारण भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी यानी हेरिडिटरी को भी प्रभावित करता है। वही आप सुने हुए होंगे कि आज तक जापान में लोग क्या हैं, कभी कभी लूड़े लंगड़े पैदा हो रहे हैं, ठीक, यानी अपंग पैदा हो रहे हैं उनके हेरिडिटरी पर, क्योंकि रेडिएशन जो घुस चुका है उनके अनुवंशिक हो गया, हेरिडिटरी में घुस गया है, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। इतना ज़्यादा नुकसान होता है। बोलना आसान है कि परमाणु युद्ध छेड़ दिया जाए, परमाणु युद्ध छेड़ना आसान नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट है ये, सिप्री एक वर्ल्ड वाइड एक इंस्टीट्यूट है, वो इन्होंने जारी किया कि पाकिस्तान में 165 और इंडिया में 160 है न्यूक्लियर वेपन, ठीक। अब देखते हैं कि पेड़ पौधे पर प्रभाव क्या है। देखिए, पौधों की वृद्धि पर विकास रुक जाता है। जहाँ पर भी न्यूक्लियर वेपन का जो भी परीक्षण होता है, नाभिकीय विस्फोट होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि अगल बगल पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उससे क्या होता है, उनकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। जो पौधा छोटा है वो उतना ही रह जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसमें दिक्कत हो रही है, ठीक। अगला क्या है कि अगर समुद्रों में कभी कभी, क्योंकि ये ऐसी जगह पर किया जाता है परीक्षण जहाँ पर लोग ना हो या फिर वो आबादी से बहुत दूर किया जाता है ताकि दूसरे पर प्रभाव ना पड़े, तो लोग रेगिस्तान में करते हैं, समुद्रों में करते हैं देश, ठीक है। लेकिन समुद्री जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी है। अगला है कि ओजोन परत के क्षय का भी कारण बनता है। ओजोन परत के बारे में हम लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है,
ठीक है, और इसके क्षरण से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर रेडिएशन है, इससे ओजोन परत के क्षय बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, इसका कारण ये भी है। अगला है कि पौधों के डीएनए को नष्ट कर रहा है। जब ह्यूमन के डीएनए में घुस जा रहा है रेडिएशन, तो ये सब हो रहा है, तो भाई पौधों के डीएनए में भी ये उनके डीएनए को नष्ट कर रहा है, ताकि अब क्या होता है कि उनकी फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। बीज होता होगा कि आप देखते होंगे कुछ बीज बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बीज अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जब रेडिएशन घुस गया तो उसके बाद अब अगला पौधा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यानी बहुत सारे अन्य भी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रभावित करते हैं हमारे मनुष्य पर भी और पेड़ पौधों पर भी। आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि नाभिकीय विकिरणों को रोकने के क्या उपाय हैं, यानी मेजर टू प्रिवेंट न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर नाभिकीय संधि के फलस्वरूप, मैंने जैसे बताया था कि जब देखा गया कि यहाँ पर तो होड़ लग गई है, पूरी दुनिया में होड़ लग गई है एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, कि मेरे पास परमाणु हथियार होगा, मेरे पास इतना होगा उतना होगा। अमेरिका रूस में तो एकदम एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो गई, सबसे अधिक कौन किसके पास होगा। तो लगा कि ऐसे तो पूरा विनाश हो जाएगा पूरे धरती का, क्योंकि ये है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबसे खतरनाक ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन है, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नाभिकीय संधि। ठीक है, क्या अब की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर नाभिकीय संधि के फलस्वरूप होगा। ठीक है, होता ये है कि अब ऐसा कानून बना दिया गया है कि कभी युद्ध भी छिड़ा, भाई दो पड़ोसी देश जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, हमेशा प्रेम व्यवहार ही रहेगा। देख रहे हैं इस समय युद्ध छिड़ा हुए हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर होता रहता है और हमेशा तानातानी रहती है, लेकिन फिर भी अगर युद्ध छिड़ भी गया तो न तो भारत और न ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेगा। ये उन दोनों के बीच में बांड है और ये इंटरनेशनल संधि भी है, कन्वेंशन भी है कि आप नहीं प्रयोग करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। और हर 2 साल, हर 1 साल पर क्या है, भारत और पाकिस्तान अपने अपने जो क्या है न्यूक्लियर वेपन जहाँ जहाँ स्थापित किए हैं, इन दोनों की रिपोर्ट एक दूसरे साझा करते हैं कि बाई चांस अगर क्या पता कि युद्ध हो भी गया तो बम उस जगह पर ना गिरे जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रखे गए हैं, क्योंकि उसमें बम जाकर वहाँ गिरेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। ठीक, दूसरा हमारा है कि शिक्षा द्वारा अधिक विशिष्ट एवं वैज्ञानिक ढंग से नाभिकीय विकिरणों के प्रति जागरूकता फैलाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। न कि व्हाट्सएप पर आया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ रहा है और न्यूज़ चैनल तो एकदम से ख़त्म हो चुके हैं, गिर गए हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखा रहे हैं कि लोग ऐसे ही भ्रमित हो रहे हैं। मैंने तो न्यूज़ चैनल देखना ही छोड़ दिया है, सच को तो। पेपर आ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार, लेकिन न्यूज़ अब नहीं देखते हैं। कभी कभी हो गया तो वो भी कुछ चुनिंदा न्यूज़ चैनल है, नाम नहीं लूँगा, बस उन्हीं को देखता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि शिक्षा के द्वारा अधिक विशिष्ट और वैज्ञानिक ढंग से, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आ गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो बोलते हैं कि आप देखते होंगे जब 2 ऐसे ही चाय टपरी पर बैठ कर जो डिबेट करते हैं, जो लोग जानते कुछ नहीं हैं, शिक्षित हैं कम हैं, कुछ लोग तो एकदम नहीं हैं, परमाणु फेंक देंगे, एक परमाणु बम मारेंगे पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये है वो है, तमाम किस्म की बातें। तो वो क्या है, एजुकेशन कमी है, आसान नहीं है। अगर परमाणु हथियार से प्रयोग किया गया पाकिस्तान पर तो न सिर्फ तो पाकिस्तान बर्बाद होगा, इवन उससे सटे हुए जितने भी प्रदेश हैं भारत के, उन पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पर कि कृत्रिम रेडियो एक्टिव विकिरणों को मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाकर, ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि इनका उपाय क्या है इनसे प्रिवेंट करने का, कि इन सब चीज़ें किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेडियो एक्टिव है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, वो फ़ायदेमंद भी है। कैसे फ़ायदेमंद है, और उनका भाई
लोग होता ये है कि लोग उस किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग करते हैं। आता है किसी दूसरी चीज़ के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई भी काम किया गया है, लेकिन उसका लोग गलत उपयोग करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों की भलाई पर काम करना है। यानी जो भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उसको मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाकर, किस प्रकार से देखते हैं कि लोग कहते हैं कि रेडियो द्वारा, रेडियो एक्टिव तरंगों द्वारा कैंसर का उपचार किया जा रहा है। ठीक है, तो यही है कैंसर के उपचार में रेडियो एक्टिव जो होते हैं ना, रेडिएशन जो होते हैं वो हॉस्पिटल से भी निकलते रहते हैं। ठीक है, वहाँ से भी निकलते रहते हैं, लेकिन वो कैंसर के उपचार के लिए रहते हैं। कैंसर का उपचार हो गया, थायराइड ग्रंथि के संबंधी रोग के लिए हो गया, यानी अन्य चीज़ों के लिए होता है। अब जानते हैं कि जो रेडिएशन होता है अल्फ़ा बीटा गामा 3 प्रकार के रेडिएशन होते हैं। ठीक, जिसमें सबसे खतरनाक गामा होता है, जानते ही हैं। ठीक है, तो वो और क्या है, दूसरा क्या है कि टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए, कभी कभी शरीर में ऐसी हड्डियाँ टूट जाती हैं, लेकिन कि अब जब स्कैन करते हैं लोग, जो हॉस्पिटल में स्कैन होता है वो क्या है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन ही होता है। पूरा शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो स्कैन करके पता लगा देती है कि कहाँ पर आपका फ्रैक्चर है और कैसे हड्डी टूटी हुई है एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कीट मुक्त फसल उगाने के लिए, कीट मुक्त फसल उगाने के लिए भी आप रेडिएशन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अच्छी रेडिएशन होती है क्या, कि जो कीट पतंगे लगते रहते हैं फसलों पर, उसके लिए, और संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए विकिरणों का प्रयोग खाद्य पदार्थ का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन हेतु किया जाए। यानी जितने फूड है उनका प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए हम रेडिएशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है थर्मल। अब थर्मल पोल्यूशन क्या है, अगला हमारा टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि तापीय प्रदूषण क्या है, यानी थर्मल पोल्यूशन क्या है। देखिए, थर्मल पोल्यूशन कहाँ से होता है, एक बार इसको जान लेते हैं। थर्मल पोल्यूशन जो होता है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ से हमारी बिजली बनती है, वहाँ से ही ये तापीय प्रदूषण होते हैं। इसके कारण क्या है, सोर्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं। राख, यानी कि जो, अच्छा आप देखे होंगे कहीं भी, आप फोटो वगैरह में कहीं भी बहुत ही बड़े बड़े इतना बड़ा चिमनी होती है, ऐसे सफ़ेद रंग का होता है, ये वाली चिमनी होती है, वो भट्ठे वाली चिमनी नहीं, पतला वाला नहीं, इतना बड़ा बड़ा चिमनी होता है, आप देखे होंगे। ठीक है, कहीं न कहीं आप देखोगे ये सफ़ेद सफ़ेद बड़ा बड़ा चिमनी रहता है, इनमें से ये होते हैं पावर प्लांट जो होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं वो तो ईंट भट्टे वाले चिमनी होती हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं वो भी पतली पतली वाली होती हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग बिजली बनाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो इनके लिए बहुत बड़ा एक चिमनी बना रहता है इन सब का। खैर, लिखा है कि राख, इसका सोर्स है राख, जो यहाँ से जो इन सब कारखानों में से, पावर प्लांटों में से जो राख निकलती है वही हमारे प्रदूषण का कारण बनती है। और क्या है कि जले हुए कोयले के टुकड़े यानी बर्न कोल पीसेस। कोयला, बिजली कैसे बनती है, कोयले से बनती है। कोयला गया, कोयला जल गया, अब कोयला जला के देखिए वो ख़त्म नहीं हो जाता है, बाद में उसका जो राख बनता है, यानी उससे भी हमारा क्या है पोल्यूशन होता है। कैसे पोल्यूशन होता है, यहाँ से देख सकेंगे, आगे देखेंगे। गर्म जल का निष्कासन, लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ हॉट वाटर। ये इतने भारी भरकम ये जब संयंत्र होते हैं कि इनको ठंडा रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो जितनी अधिक मात्रा में पानी जाती है फिर वो उसको गर्म करके भेजते हैं। अब गर्म करके सीधे नदियों में निकलते हैं, जो भी सोर्स जहाँ से पानी उठाते हैं लेते हैं, फिर उसी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पोल्यूशन होता है। ठीक है, तापीय प्रदूषण के प्रभाव को देखते हैं। लिखा है कि राख वनस्पति को नष्ट कर देता है। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे इन्वायरमेंट को, तो यहाँ से जो उठने वाली जो राख है, इस चिमनी से रुकने वाली जो राख होती है वो एकदम गर्म राख होती है। वो जब जाकर कहीं पर पेड़ पर जाकर बैठेगी, किसी भी पेड़ पर जब गिरती है, किसी भी पेड़ पत्ती पौधों पर, वनस्पति पर, तो उसको जला देती है। ठीक है, उसको नष्ट कर देती है। तो यही है कि राख वनस्पति को नष्ट कर देती है। अगला है कि
इन संयंत्रों से निकलने वाले सिलिका, आयरन ऑक्साइड तथा अधजलीय कार्बनिक पदार्थ ही मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए ये जो जले हुआ कोयला है उसका क्या होता है, लोग ये संयंत्र वाले क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। वो क्या करता है, मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। एक जगह फेंक दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फेंक दिया, इतना बड़ा बहुत ढेर लग गया उस राख का, लेकिन पानी बरसता है तो वहाँ से राख जो क्या होती है, जो निकलता रहता है यहाँ से, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो निकलते रहते हैं, जाकर बहुत दूर तक फैल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वही मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। अगला है कि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा ओजोन क्षरण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन के बारे में आपको बताया था कि ये किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट के जरूरी है और किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, और इनके बारे में क्या चीज़ें हैं सब बता दिया है। ठीक, इस पर बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन प्राप्त होता है। ये इफेक्ट होता है थर्मल पोल्यूशन का हमारे इन्वायरमेंट पर। आगे है कि थर्मल पोल्यूशन को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए लिखा है कि उच्च ताप के जल को फव्वारे के रूप में अधिक क्षेत्र में फैला दिया जाए। इसका क्या मतलब है कि जब गर्म जल निकलता है, गर्म जल, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो नदी, किसी भी नदी से वो सोर्स ले रहे हैं, उस सोर्स का पानी आ रहा है वहाँ ठंडा जल, उसको क्या करेंगे, तो अब एक ऐसा या फिर करें कि फव्वारे के रूप में जगह जगह पर बहुत दूर तक पाइप बनाकर वो फव्वारे के रूप में उसको अधिक क्षेत्र में फैला दें, जिससे एकाएक नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और ये बहुत जल्दी जब पतली पतली जब धारा निकलेगी तो बहुत जल्दी जल ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा, कि स्थिर ताप होने पर ही जल में मिलने दिया जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो गर्म जल निकलता है तो उसका निष्कासन इस प्रकार से हो कि जब, क्योंकि ये बहुत उबलता हुआ जल, इसमें जब ये इसमें से निकलता है, जो जल पानी निकलती है वो उबलता रहता है। अब डायरेक्ट वही जाएगा सीधे नदी में, तो क्या करता है, जलीय जीव जंतुओं को मार देता है। तो इससे क्या है कि जब तक उस जल का ताप स्थिर नहीं हो जाता है तब तक उसमें जल में न मिलने दिया जाए, या फिर ताप स्थिर होने पर ही जल में मिलने दिया जाए। ठीक, इसका ये आखिरी उपाय है, या फिर आखिरी उपाय में तीसरा पॉइंट क्या है कि राख का उपयोग इमारत बनाने हेतु ईंट बनाई जाए। यानी ये जो राख बच रहा है, जो जला हुआ कोयला है, ये जो कोयले के ढेर है यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक, इनका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कंपनियाँ इन सब बारे में सोचेगी तब होगा। जो भी कंपनी लगी हुई है, एनटीपीसी की है, टाटा कंपनी है, ये सब पावर प्लांट बनाती रहती हैं। हमारे बगल में सोनभद्र जिला है, ओबरा है, सिंगरौली है, ठीक है, इन सब स्थानों पर पावर प्लांट स्थापित हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का तापीय प्रदूषण, और एक था न्यूक्लियर प्रदूषण। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि पर्यावरण को सुधारने के लिए शिक्षक के क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।